तबले की ताल के साथ धड़कनें दिल की बढ़ती जा रही हैं। हारमोनियम का साज शरियानों में खून की गर्दिश बढ़ा रहा है। बुलंद होती आवाज से रोंगटे खड़े होने लगे हैं। रूह बेचैन हो रही है, कैफियत बदल रही है, आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। मैं अपने आप में नहीं हूँ, आस पास का होश नहीं, अब मैं बेखुद हो चुका हूँ। अब उसने दोनों होंठ मिलाकर इंतहाई मोहब्बत से वो नाम पुकारा, तो मेरी रूह सरशार हो गई और मुझे मेरा जिस्म हल्का हल्का सा लगने लगा। आज से पहले कभी मेरी ऐसी कैफियत ना थी। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो, जिसने मुझे इतना बेचैन कर दिया। ये कैफियत थी महल में बैठे कई गैर मुस्लिम नौजवानों की, जो अमजद साबरी की कवाली सुनकर बेचैन हो गए और फिर मुसलमान हो गए। वहाँ पे बहुत सारे लोग फ्रांसीसी लोग थे, पाकिस्तानी भी थे, इंडियंस भी थे, और मतलब मिक्स एंड मैच लोग ऑडियंस बैठी हुई थी। मोस्टली वहाँ पे गोरे ही थे। तो वहाँ कलाम चल रहा था या मोहम्मद नूर मुजस्सिम। तो बैक स्टेज, क्योंकि अच्छा वहाँ पर हर कलाम के बाद एक 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक होता है। हर एक कलाम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक, फिर नेक्स्ट कलाम। तो वो कलाम ख़त्म होने के बाद 5-6 लोग बैक स्टेज अब्बा के पास आए कि आपने जो पढ़ा है वो हमें समझ नहीं आया, लेकिन हम अंदर से जो है ना बेताब हो रहे हैं कि आप ये नाम जो ले रहे हैं हमें इसके बारे में पता हो। अब्बा को बड़ी अच्छी लगी उनकी ये बात कि वो उनकी जस्तजू देख के कि वो करना चाहते हैं। फिर अब्बा ने उनको सब चीज़ें एक्सप्लेन की और उनको कलमा भी पढ़ाया। फिर जब वापस सेगमेंट शुरू हुआ कव्वाली का, तो ऑलमोस्ट 400 लोग उस हॉल के अंदर बैठे हुए थे। अब्बा ने सबको कलमा पढ़ाया। और उसके बाद नेक्स्ट डे होटल में हमारे तकरीबन उनमें से 40-50 लोग आए जो प्रॉपर तरीके से मुसलमान हुए। अमजद भाई ने उन्हें सारे तरीके कार बताए, सब कुछ बताया। इस तरह कलमा पढ़ा जाता है हमारे यहाँ, इस तरह रोज़े रखे जाते हैं, इस तरह नमाज़ पढ़ी जाती है। तो इस तरीके से अमजद भाई ने उन्हें सब कुछ बताया। वो साबरी था मगर शरारती था। वो लेम शेम 40 बरस का था लेकिन बच्चा था। उसका दुनिया में सफ़र लंबा था मगर ज़िंदगी छोटी थी। दुनिया भर में तबलीग कर रहा था मगर शैतान उसके घर के पास उसके कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। दिल को छूता है वो कलाम जो आखिरी था। शायद आप नहीं जानते होंगे कि ये उन पर पहला हमला नहीं था। पहले भी इससे 2 मरतबा उन पर हमला हो चुका था। और इस हमले के मास्टरमाइंड कौन थे? क्या आप जानते हैं कि अमजद साबरी ने कितनी शादियां की और भारत में अमजद साबरी के साथ डाकुओं ने क्या किया? यही सब आगे आपको इसी डॉक्यूमेंट्री में हम बताने वाले हैं। कवाली की रिवायत 700 साल से ज्यादा पुरानी है, जब हजरत अमीर खुसरो ने दिल्ली में इसका आगाज किया। सदियों गुजरते गुजरते जब कवाली पिछली सदी में पहुंची तो इसमें एक बड़ा नाम था गुलाम फरीद साबरी, पाकिस्तान के अजीम तरीन कवालों में से एक। वो मुगल दौर के अजीम तरीन गुलकार तानसेन की नस्ल में से थे। वो और उनके भाई मकबूल अहमद साबरी उनके हमनवा पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी यकसा मकबूल थे। और 9 साल की उम्र ही में अमजद साबरी की किस्मत खुलने लगी जब वालिद और चचा के ताउन से पाकिस्तानी फिल्म सहारे की शूटिंग शुरू होने जा रही थी। तो इस फिल्म में इस 9 साल बच्चे को मेन कैरेक्टर देने की बातें शुरू होने लगी थी। मगर मसला ये था कि वालिदा राजी नहीं थी कि अभी से अदाकारी और गुलकारी में लग गया तो पढ़ाई का क्या होगा। बहरहाल मेन कैरेक्टर तो नहीं, लेकिन फिल्म की शुरुआत इस बच्चे के खूबसूरत चेहरे से हुई। ये बच्चा था अमजद फरीद साबरी, जो कि इस फिल्म की मशहूर कवाली में भी अपने बाप और चचा के साथ मौजूद है। पूरे रीजन के मशहूर कवाल फरीद साबरी के यहाँ 7 बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन कोई भी इस गद्दी के जानशीन होने के काबिल ना था सिवाय अमजद फरीद साबरी के, जिसने महज 7 साल की उम्र में सुरों से दोस्ती कर ली थी और उसकी तरबियत उसके वालिद फरीद साबरी किया करते थे। और बचपन में निहायत ही शरारती थे, खुद से बड़ों से लड़ते,
कभी मार के घर आते, कभी पीट कर घर आते। एक पूरी गैंग थी उनकी, बॉयज गैंग था पूरा। लेकिन वो सिर्फ एक मजाक, एक दोस्ती, मजाक, मोहल्लेदारी, यानी एक fun ऐसे तक, एक फन के तौर पर। वो वालिद साहब ने कभी भी अमजद भाई की शिकायत ली ही नहीं किसी से भी। वालिद साहब अमजद भाई को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, जब तक वालिद साहब अपनी आंखों से नहीं देख लेते ना कि हाँ अमजद ने ये काम किया है, तो जब तक मोहल्ले में कोई भी कुछ भी करते रहे वो शिकायत लेते ही नहीं थे। अब वालिद के इंतकाल के बाद चचा ने उनकी तरबियत शुरू कर दी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह फजर में उठ के नमाज अदा करना पहले, और उसके बाद जहाँ भाई अब हारमोनियम ले आइए, अब रियाजत का वक्त हो गया है, और फिर बैठ के रियाजत होती थी तकरीबन मेरा ख्याल है 2-3 घंटे। अब्बू के साथ वो होते थे अमजद भाई, तो अब्बू से उन्होंने काफ़ी डांटें भी खाई हैं और मार भी खाई है। अमजद साबरी ने एक ग्रुप बनाया अपनी ओन पार्टी के साथ, यानी कि अपने ओन ग्रुप के साथ। मेरा की पहली परफॉर्मेंस आर्ट काउंसिल में थी, वो हमारे वाले साहब की बरसी थी पहली, वो परफॉर्मेंस उसकी बड़ी थी बहुत, वहीं से सही मायने में प्रॉपर कव्वाल वो वहीं से बना। गेम वहाँ से उड़ गया था। और इसी के साथ साबरी ब्रदरान की एक नई पीढ़ी इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आ गई। बस फिर क्या, लोगों को अमजद साबरी की आवाज़ में गुलाम फरीद साबरी नज़र आ रहे थे। और फिर अगले ही साल अमजद साबरी ने अपने वालिद और चचा की कवाली सरेला मकान से तलब हुई का रीमेक बनाया, और उनका पहला एल्बम बलगल्लुला बेकमाली ही था। और अब अमजद साबरी अपने चचा और वालिद से अलग कवाली तैयार करने लगे, और अब अमजद साबरी का डंका बजने लगा। और एक मर्तबा तो उन्होंने अपने वालिद के मशहूर ज़माना अल्लाह बोलकर जो दाद समेटी, उसको देखकर सोनू निगम ही हैरान रह गए। सोनू उस वक्त बिल्कुल करेंगे, अमजद भाई आपने यार बहुत अच्छा किया, और कुछ ने ये कहा था कि ये मैं किसी न किसी में कॉपी ज़रूर करूँगा आपका। अच्छा हाँ। परदेसी मुल्क के आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि अवाम में भी मकबूलियत बढ़ती जा रही थी। और हिंदुस्तान का ही एक वाक़या, जब अमजद साबरी को डाकुओं ने घेर लिया था। हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के शहर ललितपुर में अमजद साबरी परफॉर्म कर रहे थे, और अमजद साबरी के शहर ने लोगों को जकड़ लिया था, और फरमाइशें बढ़ती जा रही थी, और सुबह से शाम हो गई। तो अमजद साबरी की दिल्ली से फ़्लाइट थी, तो वहाँ भी पहुँचना था। तो लोगों ने मना किया कि ना जाओ, रात का अंधेरा है और ये इलाका ख़तरनाक है। लेकिन अमजद साबरी कहाँ मानने वाले थे, और वहाँ के बुजुर्गों ने अमजद साबरी के साथ 2 गार्ड और गाड़ी भेजी। अमजद साबरी और उसके साथी सुनसान सड़क पर कोस्टर में जा रहे थे। ड्राइवर ने जाते जाते यकदम ब्रेक लगाई और पीछे मुड़कर देखा और कहा कि यहाँ पीछे एक ढाबा है, चाय वगैरह पी लेते हैं। जैसे ही सभी उतरे, ड्राइवर काउंटर पर गए ऑर्डर देने के लिए, और वहाँ पर भर दो झोली कवाली लगी हुई थी। और मूँछों को ताव देते हुए ड्राइवर ने कहा कि आपको पता है ये किसकी कवाली है? तो ढाबे वाले ने कहा कि ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक कव्वाल हैं। तो उसने बोला कि आपको मालूम है वो कव्वाल अभी मेरे साथ मौजूद हैं। तो ये गुफ्तगू साथ में और लोग भी उनकी सुन रहे थे। वो डाकू थे, बड़ी बड़ी गन्स और बड़ी बड़ी मूँछों वाले। तो उन्होंने जैसे ये सुना तो उन्होंने अमजद साबरी की टीम को घेर लिया और ज़िद की कि हमें भर दो झोली लाइव सुनाई जाए। बस फिर क्या, ढाबे का तख्त स्टेज बन गया, हारमोनियम और तबले सजाए गए और अमजद साबरी ने खूब दाद समेटी। और आखिर में डाकुओं ने अमजद साबरी के साथ एक गाड़ी और अपने बंदे भेजे ताकि कोई और डाकुओं का गिरोह उन्हें लूट ना ले। आपको ये बात सुनकर ज़रूर हैरत होगी कि उस ढाबे के काउंटर से लेकर पूरे ढाबे में कोई भी मुसलमान नहीं था। इंडिया में तो आपको पता है म्यूज़िक को वो एक तरीके से इबादत ही मानते हैं। परफॉर्मेंसेस करने का सारी दुनिया का मज़ा एक तरफ और इंडिया का मज़ा एक तरफ, क्योंकि वहाँ परफॉर्मेंस करने का मज़ा ही अलग था। वहाँ लोग सुनते हैं, समझते हैं इस चीज़ को, तो वहाँ एक एक ऐसी हर बारीकी पे दाद। कम उम्र में बहुत कुछ करने वाले अमजद साबरी ने 2 शादियाँ की थी। हैरानगी की बात ये नहीं कि उसने 2 शादियाँ की थी, ऐसा तो सभी करते हैं कि अमजद साबरी ने अपनी पहली शादी के दूसरे महीने में ही दूसरी शादी कर ली। ऐसा सिर्फ अमजद साबरी ही कर सकते हैं। ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। जहां उनके चाहने वालों का हल्का बढ़ रहा था, वहीं दुश्मन ही खामोशी से उनकी ताक में बैठा था। ये नहीं कि ये हमला उन पर पहला था, बल्कि 2 मरतबा पहले भी वो कातिल उन पर हमला कर चुका था, लेकिन उनमें अल्लाह ने उसे बचा लिया।
मगर फिर वो दिन आया 22 जून 2016, 16वें रोज़े की सहरी थी। सामा टीवी के सेट पर अमजद साबरी का इंतज़ार हो रहा था और वो आ भी गए। उन्वान था कब्र का अजाब। सैयद फसीउद्दीन सरवर्दी कलाम पेश कर रहे थे, जो सुनकर बैक स्टेज पर बैठे अमजद साबरी से रहा नहीं जाता और वो स्टेज पर आ जाते हैं। अमजद साबरी से 2 अशार पेश करने की दरख्वास्त करते हैं। देखने में ये आम रूटीन का प्रोग्राम था, लेकिन अमजद साबरी नॉर्मल नहीं थे कि न जाने वो किस कैफियत में थे जब उन्होंने वो कलाम पढ़ा। अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। ये कलाम पढ़कर वो फूट फूट कर रोने लगे और फिर रुक गए। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया और फिर से उन्होंने कलाम पढ़ना शुरू किया, जैसे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे हैं, इमदाद मांग रहे हैं, और घर चले जाते हैं। फिर शाम को उन्हें माया खान के स्टेज पर शाम को इफ्तारी के वक्त आना था। जब घर से निकलते हैं तो बच्चों के सर पर हाथ फेरते हैं और फिर प्यार की निगाह से अपनी बीवी को देखते हैं। लियाकत आबाद से हसन स्क्वायर जाने वाले रोड पर जैसे ही अमजद साबरी की गाड़ी गरीबाबाद में पहुंचती है, कातिल अमजद साबरी की गाड़ी के आगे बाइक रोकते हैं और अमजद साबरी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनको प्रॉपर प्लानिंग मालूम थी कि अमजद साबरी गाड़ी भी तेज़ चलाता है, उसके पास असला भी होता है, और उनको मतलब प्रॉपर सब चीज़ें मालूम थी। और वो आए और जो हमने चीज़ सुनी है तो तकरीबन पकड़े तो मेरे ख्याल से 2 या 3 लोग गए, लेकिन उस टाइम पे ये बताया जा रहा था कि 11 लोगों का एक ग्रुप था, जो रक्शे में भी थे साथ, जो पीछे टैक्सी में भी थे, जो बाइक पे भी थे, वो सब एक ही इस ग्रुप का हिस्सा था। कि उनको मालूम था कि अमजद साबरी गाड़ी तेज़ चलाता है। उन्होंने पहले ट्रैफिक के अंदर एक साइड लगाया कि रक्शा इधर से आया, गाड़ी इधर से आई, बाइक इधर से आई, तो एक उस पॉइंट पे लेके जाके फिर उन्होंने ये किया। उधर माया खान के सेट पर उनको इत्ला मिलती है तो वो यकीन नहीं करती और रोती हुई स्टेज से दूर चली जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत गलत किस्म की खबरें फैलती हैं, लोगों को तस्दीक नहीं होती। अमजद साबरी साहब ने एक कमर्शियल वगैरह कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का किया था, नॉर्मल सा कमर्शियल था वो, तो लोगों ने एक अजीब सी चीज़ एसोसिएट कर दी थी कि ये कब्ज़ा माफिया का काम है और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन उसमें कोई तस्दीक नहीं थी। हुकूमत एक और मुल्ज़िम को पकड़ती है जिसका नाम कासिम रशीद था और इसको इस कत्ल का मास्टरमाइंड करार देती है। अमजद साबरी तो चले गए, लेकिन इनके घर वालों को एक और मुश्किल दरपेश थी कि आए दिन किसी चैनल के एंकर अपनी दुकानें चमकाने के लिए अमजद साबरी के घर आकर उनके दुख को दोबारा जिंदा कर देते। आखिर में तंग आकर अमजद साबरी की अहलिया अपने यतीम बच्चों समेत लाहौर शिफ्ट हो जाती है। आज हमारे सामने अमजद साबरी का बेटा मुजद्दिद साबरी मौजूद है। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता